Recording start. So resonance is basically a phenomena. ये बच्चों दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है मैकेनिकल जो कूलर वाला एग्जांपल दिया था मैंने, वो मैकेनिकल रेजोनेंस का एग्जांपल था। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कुछ तुमसे जिनको तुम कोरिलेट करोगे अपने डे टू डे लाइफ से और जवाब दोगे। द क्वेश्चन इज, क्या तुम्हें पता है एफएम कैसे काम करता है? What is FM? Do you know what is FM? Radio channel. Do you know full form of FM? No, no. Do you want to know about this? How you change the channels of TV? TV के चैनल तुम कैसे बदल लेते हो? और वो रिमोट में एक वो आगे कुछ लगा रहता है और टीवी में भी वही लगाते रहता है, तो हम उसके सामने करते हैं तो उससे होता है वो। अच्छा, सबसे पहले एफएम का फुल फॉर्म वो तैयार करो। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलो बेटा। टीवी में भी एफएम होता है? हाँ, टीवी के बारे में बताऊंगा। टीवी में भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। एम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन। ताऊजी हमें लिखना है क्या? बिल्कुल बेटा, बोर्ड पे जो कुछ लिखा जा रहा है सब लिखना है आपको। ओके। जो कुछ हम बोर्ड पे लिख रहे हैं या तुम देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ, सब कुछ तुम्हें लिखना है। जो लोग लेट आए उनको बता दें, नेक्स्ट क्लास 5/1/2021। मीनवाइल छुट्टियां एंजॉय करनी है और कोई वीडियो में अगर ग्रुप पे भेजता हूं तो वो देखना है तुमको। सो एफएम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इज इट क्लियर टू यू? फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दिया था तुमको। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को नापते हैं बच्चों साइकिल्स पर सेकेंड, सीपीएस, ये यूनिट्स है फ्रीक्वेंसी की। तुमने कभी गौर किया जो तुम्हारे सर पे पंखा घूमता है, सीलिंग फैन, अभी तो नहीं चलाते, अभी तो ठंड है, तो वो जो पंखा घूमता है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता होगा? एनी आइडिया? या 1 मिनट में हाँ देखो चक्कर, हाँ चक्कर मैं बताता हूं कैसे पता चला। चक्कर को कहते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन से बना आर, पर का पी और सेकंड का एस, आरपीएस। पर जब तुम पंखे पे देखोगे, मान लो पंखा खुला हुआ है, नीचे उतरा है, उस पे एक लेबल लगा होता है, उस पे लिखा हुआ देखोगे, या फिर पंखे के डब्बे पर देखोगे, या पंखे के विज्ञापन में देखोगे, है ना, पंखे का ऐड देखोगे, तो वहां लिखा रहेगा 1200 आरपीएम। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएम? व्हाट इज आरपीएम? रिवॉल्यूशन पर मिनट। हाँ, लिखते भी चलना साथ साथ में, कॉपी में लिखना, सब नोट करना है बच्चों। रिवोल्यूशन यानी चक्कर, रिवोल्यूशन पर मिनट, और इसका मीनिंग भी समझना है तुमको। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए वो है आरपीएम। तो क्या तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो? 1 मिनट में अगर 1200 चक्कर लगाए तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1200/60। हाँ, तो वो कैलकुलेट करके दो। 1200/60 मैं थोड़ी, तुम बताओगे मुझे। 1200 आरपीएम इक्वल टू, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सो डिवाइड बाय 60 एंड रिवॉल्यूशन पर सेकंड। हाँ, कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी। तो तुम्हें उस सवाल का जवाब मिल गया। जैसे 6 2 12 होता है बच्चों, तो 2 टाइम्स और वो 0, 20 आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि तुम्हारे सर के ऊपर जो पंखा घूमता है, अगर वो फुल स्पीड पर घूमे, फुल स्पीड पर, तो 1 सेकंड में 20 चक्कर पूरे करता है बच्चों।
1 सेकंड में 20 चक्कर रिवोल्यूशन पर सेकंड। और इसी सीपीएस या आरपीएस को हम नाम देते हैं हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब सवाल उठता है कि ये रेडियो में फ्रीक्वेंसी कहां से आई या टीवी में फ्रीक्वेंसी कहां से आई। ठीक है, तो बच्चों रेडियो स्टेशन अगर तुमने नाम सुने होंगे ना, तुम ट्यून करते हो, तुमने सुना होगा 92.7 माई एफएम। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों ये, क्या बता सकते हो मैंने क्या लिखा? हर्ट्ज। हर्ट्ज के पहले भी तो कुछ है, मेगा। मेगा, वेरी गुड। ये एम जो है कैपिटल एम, इट इज ए प्रीफिक्स जिसको आगे लगाने पर मतलब होता है मेगा, यानी मिलियन, यानी 10⁶। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? एक के बाद 6। तो ये है इतनी फ्रीक्वेंसी 92.7 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, यानी 92.7 इंटू 10⁶ साइकिल्स पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड और हर्ट्ज ऐसे कह सकते हैं। फिर तुम्हें 95 पता होगा, 102 पता होगा, ऐसे सारे चैनल तुम देख सकते हो। ये सब मेगा हर्ट्ज में इनकी फ्रीक्वेंसी है। जब मैं ऊपर वाली चीज को वापस नीचे लिखना चाहता हूं तो हम ऐसे दो टेढ़ी लाइनें घूमती हुई ऐसे खींच लेते हैं। जैसे मैंने लाइन खींची है ऐसे लाइन हम खींच देते हैं, इसका मतलब जो ऊपर है वही नीचे भी लिखना है, मेगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज। या फिर उसकी जगह हम लिखते हैं डू, DO डू। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। दोबारा कॉपी पूरा का पूरा करने के बजाय ऐसे दो लाइन खींच के हम ऐसे लिख देते हैं, ये तरीका है। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैंने तुमसे कहा भी था चिमटे को बजा के आवाज सुनने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी का फील आ गया है, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉस्किटो साउंड, मच्छर की आवाज, या शेर की दहाड़, रोर ऑफ लॉयन। अगर मैं तुमसे कहूं कि बीच में एक सिंबल तुमको लगाना है, दिस इज फिल इन द ब्लैंक एंड यू कैन फिल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। So which symbol you will choose, 1, 2 or 3? 3. The correct answer is 2. हिंदी में फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं तारत्व। तारत्व, तारत्व भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है, इंग्लिश टू इंग्लिश जाए तो उसको कहते हैं पिच। पिच इज लिंक्ड विद फ्रीक्वेंसी, तारत्व। और हिंदी में एक और नाम है आवृत्ति। जिसे दोहराया जाए तो दोहराया जाएगा एक निश्चित क्रम से, एक निश्चित आवृत्ति पर। आवृत्ति यानी दोहराना। ये हिंदी के और अंग्रेजी के शब्द हैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो अब मॉस्किटो की साउंड की फ्रीक्वेंसी, रोर ऑफ लॉइन, शेर की दहाड़ से ज्यादा है, ये किस बेसिस पर बोला? मॉस्किटो जब आवाज निकालता है बच्चों, उसका मुंह छोटा है और उसके वाइब्रेशंस सुना होगा ना तुमने, जब सोने चले जाते हो और मच्छर आ जाए कहीं से, घूम परेशान कर देता है, कान में आके आवाज करता है, यानी कान के आसपास, हाँ, मंडराता है कान के आसपास। तो उसकी आवाज, क्योंकि उसका मुंह छोटा सा है और वो बहुत तेजी से हिला सकता है अपने मुंह को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। शेर की दहाड़ में शेर के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़े हैं मच्छर की तुलना में। तो वोकल कॉर्ड्स बड़े हैं शेर के, तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं हिल सकते।
वाइब्रेशंस जो है वो उसकी रेट कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। ये और बात है कि जो एम्पलीट्यूड, लास्ट टर्न पे एक मैंने नई टर्म सिखाई थी तुम्हें, एम्पलीट्यूड याद है क्या? एम्पलीट्यूड, हाँ ओके। मुझे हाँ, एम्पलीट्यूड की बात करूं मैं, अगर एम्पलीट्यूड को मैं एएमपी से दिखा रहा हूं, एएमपी ऑफ मॉस्किटो साउंड। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं, पुट ए प्रॉपर सिंबल हेयर, रोर ऑफ लॉइन, नाउ व्हाट इज योर आंसर, 1 2 और 3? 3। हाँ, अभी जो है इसका जवाब जो सही है वो है 3। एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होता है? शेर की दहाड़ का, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। एम्पलीट्यूड इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, ऊर्जा, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। मॉस्किटो की तो बहुत कम एनर्जी लगती है, शेर की बहुत एनर्जी लगती है दहाड़ने में। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो क्या तुम जानते हो चर्च में घंटा होता है? हैव यू सीन? हाँ यस माता जी। उसकी आवाज सुनी तुमने? हाँ माता जी बहुत छोटी थी तब गई थी एक बार। बहुत तेज आवाज होती है बच्चों, चर्च बैल। पहले तो विज्ञापन दिखाएंगे। Storing, retrieving, constructing. It makes a good sound. Giving a new lease of life to this stone clock tower. Since I was 15 years old, I've not really had a choice. I bring this one because it's the ये देखो, smallest. I can't handle the bigger ones. It makes बहुत a good बड़ा है। sound. I like it. You can hear it right across the village. इज इट विजिबल? I like दिखाई it दे a रहा है lot. तुमको? I love it. हाँ माता जी वो पीछे लगा। Wasser spielt eine wichtige Rolle im Spiel. फिर विज्ञापन आ गया, ये देखो। आवाज भी आई क्या? ठीक है। माता जी हाँ, ये तो मंदिर में जैसे होता है वैसा ही बज रहा है, लेकिन कैसा? ऐसे मंदिर में जो घंटे होते हैं ध्यान से देखो। ठीक है, मंदिर में जो बड़ा घंटा होता है, बड़ा घंटा अगर है तो मंदिर में जैसा होता है वैसा। पर जो तुम अपने पूजा घर में रखते हो छोटी वाली घंटी, हाथ से पकड़ के बजाते हो ना तुम, टिंग 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 टिंग, हाथ में पकड़ के बजाते हो जिसको हिलाते हो, हैं? तो बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी? अब घंटे को मैं यहाँ पे लिखता हूं घंटा ऐसे। अब देखो ये कौन सा घंटा है, वो नहीं है, आवर वाला घंटा नहीं है एक घंटा 2 घंटा वो नहीं है। ठीक है, मैं अभी चर्च के घंटे की बात कर रहा हूं। और घंटी, घंटी को मैं ऐसे लिखता हूं। हाँ बोलो बेटा। ताऊजी वो जो हमने वीडियो देखा था, हाँ, उसमें वो बड़े वाले घंटे को राउंड राउंड एक घुमा रहे थे, वो वैसा क्यों था? वो मैकेनिज्म की, भाई हाथ से नहीं बजाना पड़े, मैकेनिकली वो अपने आप बजे घुमाने पर, ऐसा इससे करता है, उससे कम मेहनत में बच जाए। तो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं, पुट ए प्रॉपर सिंबल हेयर, तो तुम कौन सा सिंबल लगाओगे? हाँ, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? घंटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पर एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होगा? घंटे का। घंटे का, घंटी का नहीं होगा। तो ये तो मैं तुम्हें समझाया फ्रीक्वेंसी को। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलेशन? वी हैव टू अंडरस्टैंड मॉड्यूलेशन, जिससे कि एफएम पूरा तुम्हें समझ में आ जाए। और फिर मैं इसको लिंक करूंगा किससे? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस से। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, वास्तव में हम जो रेडियो को ट्यून करते, बोलते हैं ट्यूनिंग, एक शब्द आता है ट्यूनिंग, ट्यून करो, ट्यूनिंग। ट्यूनिंग में क्या करते हैं? रेडियो में क्या करते हैं? रेडियो में देखना ध्यान से, वी मैच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं ट्यूनिंग में हम, हाँ। है ना? फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, या तो निडल वाला रेडियो होता है, सुई घुमाकर या बटन दबाकर नंबर चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। ऐसे ही टीवी में भी जब तुम चैनल का बटन दबाते हो, यू चेंज फ्रीक्वेंसी, बेसिकली तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, और उससे दूसरा चैनल ट्यून होता है टीवी में
और रेडियो में भी, इसको कहते हैं हम ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग शब्द कहां से आया? अब तुम वो डेफिनेशन पढ़ो जरा, तुमने जो लिखी थी कल, रेजोनेंस की डेफिनेशन जो तुमने लिखी थी वो पढ़ के बताओ। परी पढ़ के बताएगी, परी 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 बताएगी पढ़ के, परी परी बताओ पढ़ के। Whenever applied force, frequency becomes equals to natural frequency of a given object. हाँ अभी रुको, एक मिनट रुको। तो हमने क्या लिखा? एक फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो रही है? दूसरी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है। एक है फोर्स फ्रीक्वेंसी, यानी जो आ रही है या जो लगाई जा रही है, आरोपित, फोर्स यानी आरोपित, जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो क्या हो रहा है? अब आगे पढ़ो। Of a given object, then transfer of energy to this object becomes maximum and it start vibration at maximum amplitude. रुको अभी, तो देखो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम हो गया और उसी की वजह से उसमें वाइब्रेशन भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हो रहे हैं। वाइब्रेशन ज्यादा कब होंगे? जब ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ज्यादा एनर्जी मिली और उसकी वजह से उसके वाइब्रेशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हो रहे हैं। नाउ आगे पढ़ो बेटा। This condition is called resonance. हाँ, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो सेम केस इज हियर वेयर इन ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो। तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर में, हवा में सारे सिग्नल्स हैं, 92.7 के भी सिग्नल्स हैं, 95 FM के भी सिग्नल्स हैं, 102 के भी सिग्नल्स हैं, है कि नहीं है? बताओ, ये सारी वेव्स हैं कि नहीं वहां पर? एटमॉस्फेयर में है ना सारी। अब सवाल ये उठता है कि जब तुमने रेडियो चलाया, तो रेडियो में मैं दिखाता हूं तुमको और उस पर फ्रीक्वेंसी दिखाता हूं। वैसे तो तुम फैमिलियर होंगे, फिर भी अगर मैं तुम्हें रेडियो स्केल इमेजेस, पुराने रेडियो में बहुत क्लियरली होती थी बच्चों, ये बहुत क्लियरली मेंशन होती थी। अभी नए रेडियो में सब डिजिटल हो गया है। तो तुम देखो ये स्केल होता है और यहाँ एक ये निडल है जिसे हम मूव करते हैं। जैसे एफएम की बात करें तो एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों 88 मेगाहर्ट्ज से है। एफएम के अलावा और भी स्टेशन होते थे जिनको हम बोलते थे एएम। एएम स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और उसके अलावा एक और होता है, एएम के दो पार्ट होते हैं, एमडब्ल्यू मीडियम वेव एंड एसडब्ल्यू शॉर्ट वेव। तो उसकी बात बाद में करेंगे। ये देखो 88, ये क्या है? मेगाहर्ट्ज में है बच्चों। 90, 92, 94, तो अभी ये 92.7 अप्रोक्सीमेटली है। 700 जो है ना, ये नीचे चला 92.7 मेगाहर्ट्ज। तो ये रेडियो में हम ट्यूनिंग करते थे पहले। ये देखो पहले वाले रेडियो में कितने स्टेशन होते थे दुनिया भर के। ये एसडब्ल्यू लिखा हुआ है, एमडब्ल्यू लिखा हुआ है। एसडब्ल्यू यानी शॉर्ट वेव बैंड, एमडब्ल्यू मीडियम वेव बैंड, इस तरह से होते थे। हाँ बोलो बेटा। पहले के रेडियो में तो कैसेट डाल के सुनने पड़ते थे ना? नहीं, उसको कहते थे 2 in 1। जिसमें कैसेट भी चलती थी वो होता था 2 in 1, यानी कैसेट प्लेयर प्लस रेडियो। जैसा तुम्हारे दद्दू जी के पास है कैसेट प्लेयर प्लस रेडियो, तो वो 2 in 1 होता था, पैनासोनिक का 2 in 1 जैसे। सो एटमॉस्फेयर में ये सारी वेव्स मौजूद है बच्चों। तो फिर रेडियो में पर्टिकुलर साउंड ही क्यों आती है? उन सबकी साउंड क्यों नहीं आती? हाँ वेरी गुड, तुम समझ गए। ट्यूनिंग। ट्यूनिंग करके हम क्या करते हैं, देखो ये है गिवन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन के हिसाब से समझना। दिस इज गिवन ऑब्जेक्ट, रेडियो इज गिवन ऑब्जेक्ट, और ये है फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स। अब गिवन ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी जिससे मैच होगी, मान लो मैंने इसमें ट्यून किया 92.7, तो सिर्फ वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 है वो इस रेडियो के सर्किट को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ये ट्यून होगा उसके साथ। और जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी उसी के लिए करंट सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसमें करंट सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये रेडियो हम बोलेंगे इस रेडियो ने स्टेशन पकड़ लिया। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ऐसे टीवी में अगर मैं बताऊं, जैसे स्टार प्लस चैनल है,
तो स्टार प्लस चैनल की फ्रीक्वेंसी है बच्चों सपोज 427 मेगाहर्ट्ज। डिफरेंस देख रहे हो? देखो डिफरेंस देखो, अभी हम बात कर रहे थे 92.7 मेगाहर्ट्ज, 95, 102। तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक जा रही है? एफएम में, एफएम में जा रही है बच्चों। स्केल पे देखोगे तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, ये स्केल मिलेगा तुम्हें, मोबाइल पे भी देख सकते हो। ठीक है, एफएम की रेंज कहां से कहां तक है? फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। जब हम टीवी में चले गए तो किस रेंज में चले गए? 427 मेगाहर्ट्ज। 427। ओके, तुम्हारा मोबाइल भी एक तरह से वो रेजोनेंस पे काम कर रहा है। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी बता सकते हो? मोबाइल किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम कर रहा है? एनी आइडिया? तुम्हारा जो मोबाइल फोन है उस भाई वो भी फ्रीक्वेंसी रेंज में काम कर रहा है। वो बच्चों काम कर रहा है अराउंड 900 मेगाहर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है। जितने भी कॉर्डलेस इक्विपमेंट है अपने, जैसे कॉर्डलेस टेलीफोन हो गया, या ये ब्लूटूथ माइक हो गया, ब्लूटूथ हेडफोन हो गए, ये सब बच्चों रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सिग्नल तो वहां मौजूद है, फिर कोई भी हेडफोन लगाकर उससे क्यों नहीं सुन लेता? पेयरिंग करनी पड़ती ना पहले, तुम्हें पता है, वी हैव टू डू पेयरिंग, हाँ मौसा जी, पहले है ना? पहले उसको, हाँ, उसको पेयर करना पड़ता है उसके साथ। तो पेयर करने में ये तो ट्यूनिंग होती है, ट्यूनिंग होती है तो सिर्फ उसी को सिग्नल मिलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दिया इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का। अभी जो कुछ तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पर, उससे रिलेटेड तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो, जितना अभी तक मैंने बताया उस पर। कोई सवाल पूछना है? हाँ मौसा जी। समझ में आ गया सब कुछ मैंने बताया वो? हाँ। अच्छा, तो मॉड्यूलेशन क्या है उसकी बात करें। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मींस यानी इंटरनेट और ये सब माइक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता, तो मेरी आवाज कहां तक जाती? क्या उदयपुर पहुंच जाती तुम तक, या उड़ीसा पहुंच जाती? नहीं। मुंबई भी नहीं पहुंच सकती थी। पर अगर आवाज मुझे दूर दूर तक पहुंचानी तो मैं लाउड स्पीकर लगा सकता हूँ। वो लगा लेते हैं ना लोग, भोंपा मंदिरों में लगता है, मस्जिदों में लगता है, लाउड स्पीकर लगा लेता। तो क्या लाउड स्पीकर लगाकर आवाज पहुंच जाती मुंबई तक? नो मौसा जी। नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? अगर मैं लाउड स्पीकर लगा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं कि एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं? एम्पलीट्यूड। वेरी गुड। जैसे कि चर्च का घंटा, घंटी से हमने बड़ा किया, लाउड स्पीकर लगाया, तो हमने एम्पलीट्यूड बढ़ाया। एम्पलीट्यूड बढ़ाने में एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, एनर्जी ज्यादा लगी उसमें। उसके बाद भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतना दूर तक जा सके, ठीक है, इतना दूर तक वो नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां से सब्जी मंडी तक जाना है, जो मेरे घर से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या मैं पैदल पैदल जा सकता हूं? हाँ। आंसर इज यस। ठीक है, मैं पैदल पैदल जा सकता हूं। मुझे यहां से रेलवे स्टेशन जाना है, जो यहां से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या मैं पैदल पैदल जा सकता हूं? आपकी मर्जी है वो तो। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और उसमें पैर भी बहुत दुखेंगे। पैर भी दुखेंगे, प्लस जो रास्ते का पॉल्यूशन है, कपड़े खराब हो जाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा। बच्चों, मैं पैदल पैदल चले जाता था, मेरा स्कूल भी इतना ही दूर था, 13 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। मैं पैदल पैदल आ भी जाता था, चले भी जाता था। पर वो जमाने गए, मतलब वो किस समय की बात है, 1980s की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 1980s में, 1985 में, 5 तक भी 80, 1990 तक भी मैं पैदल पैदल चले जाता था। ट्रैफिक बहुत कम था बच्चों, और ये पॉल्यूशन की समस्या नहीं थी, ठीक है। पर अभी अगर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऑटो लेंगे या गाड़ी लेंगे, उसमें बैठेंगे, ठीक है, गाड़ी लेंगे, बैठेंगे, फिर वहां जाकर उतर जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अगर मुझे आवाज को बहुत दूर भेजना है, लिंक करो चीजों को, दोनों चीजों को,
अभी क्या था, मैं जो बोल रहा हूं, मान लो राघव ऊपर छत पर है, मैं यहां से चिल्ला सकता हूं, यहां से चिल्ला के आवाज लगा सकता हूं उसको, मैं नीचे हूं, राघव ऊपर छत पर है, तो यस मास्टर जी। ठीक है, आवाज पहुंच जाएगी वहां तक। उसके लिए मुझे किसी मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं है, पर मुझे दूर दूर तक आवाज पहुंचानी है, मुंबई, उड़ीसा, उदयपुर, जयपुर, तो मुझे ऑटो चाहिए, समझ गए? दूर तक जाना है मुझे तो गाड़ी चाहिए बैठकर जाने के लिए, ऑटो हो, कार हो, जो भी है। जब ज्यादा दूर तक जाना है तो मुझे गाड़ी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो जो मेरी साउंड है उसको मान लो मैं हूं, और जो प्रोसेस है पूरा, बाकी प्रोसेस, ये मेरी साउंड है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि दूर तक जा सके। तो मैंने इसको प्रोसेस किया, इंटरनेट के थ्रू पहुंच रही है तुम तक, वेव्स के थ्रू पहुंच रही है, तो मैंने इसको प्रोसेस किया, उस प्रोसेस से ये वहां तक पहुंची, फिर तुम्हारे पास जो इक्विपमेंट है वहां से वो स्पीकर को मिली, और स्पीकर ने तुमको सुना दिया उसको, साउंड को, स्पीकर से तुमने सुन लिया साउंड को। यू आर द एंड यूजर। ये देखो मैं तुम्हारा कान कैसा बनाया है तो ये जो यहां पे प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, जिससे हम दूर दूर तक उसको भेज पा रहे हैं। और फिर यहां तुम्हारे पास जो है वो रिसीवर है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में क्या होगा, मॉड्यूलेशन। शब्द सुना होगा तुमने, ट्रांसमीटर, सीआईडी, सीआईडी देखा है ना, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा बच्चों, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ इसको मिक्स कर देगा। इसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी। कुछ टर्म्स और समझ लो, एएफ मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा होती है। ये ट्रांसमीटर्स को ट्रांसमिट करेगा, और यह है रिसीवर। रेडियो इज ए काइंड ऑफ रिसीवर, टेलीविजन सेट इज काइंड ऑफ रिसीवर, टीवी रिसीवर है एक। रिसीवर की स्पेलिंग बोलो, मुझे नहीं आती। RECIVER। तो रेडियो रिसीवर ने उसको रिसीव किया, रिसीव करके क्या करता है वो, इसमें से आरएफ कंपोनेंट को निकाल देता है। अभी क्या था, ये जो ट्रांसमिट हो रहा है वो आरएफ प्लस एएफ है, एएफ आरएफ के साथ मिलकर, आरएफ के साथ मिलकर एएफ ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीवर तक दोनों पहुंचे। रिसीवर उसमें से आरएफ कंपोनेंट को अलग कर देगा और एएफ कंपोनेंट को तुम तक पहुंचा देगा। तो रिसीवर को हम नाम देते हैं डी मॉड्यूलेटर। यानी एक रेडियो को तुम क्या कह सकते हो, डी मॉड्यूलेटर। टीवी को क्या कह सकते हो, डी मॉड्यूलेटर। प्रोसेस क्या होगा, डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डी मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेशन। इतना जानना काफी है बच्चों अभी तक। इसको रिवाइज करना, इन चीजों को लिख लेना, और फिर हम आगे की बात को समझेंगे। पहले इसको पचाओ, हजम करो, ये हजम हो जाएगा, फिर और खाना खाएंगे हम। तो इतना काफी आज की क्लास के लिए। यस मास्टर जी। अब जब भी तुम रेडियो इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, टीवी इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस बारे में सोचना, जस्ट थिंक अबाउट रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है इन सब में। तो हमने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात की, और ये क्या दिखा रहे हो तुम, इट इज नॉट विजिबल, तुम बताओ बोलकर क्या कहना चाहती हो। वर्क दिखा रही। अच्छा, वर्क दिखा रही थी, ठीक है, वो बहुत छोटा दिखता है ना परी बेटा, तो दिखता नहीं है स्क्रीन पर। रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है, रेजोल्यूशन को भी हम समझेंगे, व्हाट इज रेजोल्यूशन, वो सब हम समझेंगे। एएफ मींस ऑडियो फ्रीक्वेंसी, एएफ मींस ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और जो तुम सुनते हो, जो तुम सुन सकते हो, क्या है बच्चों, जो तुम सुन सकते हो, दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल, विच इज ऑडिबल इज ऑडियो। तो आज की क्लास खत्म करते हैं फिर।